सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विस्पर थ्योरी। कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो यहाँ से काफ़ी सारे सवाल आपको कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में आपको दिखेंगे। तो इसको मैं आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। तो जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा ना, इसको समझने की कोशिश करना, बिकॉज ये पूरा का पूरा कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो आपको अच्छे से इस पर पकड़ बनानी पड़ेगी, तब जाकर के आप देख पाओगे कि विस्पर थ्योरी है क्या। आप आसानी से बता सकते हो विस्पर थ्योरी को। तो पेन और कॉपी उठा लो और चलिए स्टार्ट करते हैं हम विस्पर थ्योरी। विस्पर थ्योरी। अब विस्पर थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, मतलब विस्पर थ्योरी की डेफिनेशन क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो फुल फॉर्म में ही सब कुछ बताया गया है कि वैलेंस शेल क्या होती है। आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल बोलते हैं। जब आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हो तो आप आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल बोलते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डेट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनका क्या होता है? रिपल्शन। उनका रिपल्शन, वही बोल रहा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो अभी क्या है ये, पहले मैं पॉइंट लिखा लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। इट इज बेस्ड ऑन द repulsive interactions of electron pairs in the valence shell of an atoms। सो इसका मतलब क्या है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। तो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनमें जो रिपल्सिव इंट्रैक्शंस होते हैं, वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनमें जो रिपल्सिव इंट्रैक्शंस आपको देखने को मिलते हैं उन्हें तो ये उस पर बेस्ड थ्योरी है। अभी आपको और दूसरे पॉइंट से समझ में आएगा। देखना दूसरा पॉइंट क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी, every molecule, according to whisper theory, every molecule has tendency to acquire certain geometrical shape in which repulsion between electron is minimum and distance is maximum। तो ये थ्योरी क्या बोलती है? देखो, ये थ्योरी बोलती है कि हर मॉलिक्यूल की टेंडेंसी होती है कि वो ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप एक्वायर करना चाहता है जहां पर रिपल्शन कम से कम हो और डिस्टेंस मैक्सिमम हो। सिंपल सी बात है, रिपल्शन अगर कोई चाहता है, होता क्या है, देखो मैंने क्या बोला था, किस पे बेस्ड ये थ्योरी है? वैलेंस शेल।
वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जैसे एक ऑर्बिटल होता है ना, ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनमें रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन इलेक्ट्रॉन पेयर का होता है किसमें, वैलेंस शेल के अंदर। सो ये थ्योरी ये कहती है कि हर मॉलिक्यूल की टेंडेंसी होती है कि वो ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप एक्वायर करना चाहता है, या वो ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप एक्वायर करता है जहां पर रिपल्शन कम से कम हो। अब अगर रिपल्शन कम से कम हो, रिपल्शन कम से कम कब हो सकता है, जब 2 एटम में दूर रखूंगा तो रिपल्शन कम होगा, पास लाऊंगा तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो दूर रखूंगा तो रिपल्शन कम होगा, क्योंकि दूर ले जाने पर डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। तो यही है। आप डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हो, मिनिमम ये किस पे बेस्ड थी, रिपल्शन मिनिमम हो और रिपल्शन मिनिमम हो और डिस्टेंस क्या हो, मैक्सिमम हो, ये। और किसने ये थ्योरी दी थी, तीसरा पॉइंट, प्रपोज्ड बाय नाइहॉल्म एंड गिलिस्पी। नाइहॉल्म एंड गिलिस्पी ने इस थ्योरी को दिया था, नाइहॉल्म एंड गिलिस्पी ने इस थ्योरी को दिया था। पहले आप इतना पॉज करो, नोट करो जल्दी से। चौथा पॉइंट, दिस थ्योरी टेल्स अबाउट, ये किसके बारे में बताती है, शेप एंड ज्योमेट्री, शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ। ये थ्योरी जो है ये हमको किसके बारे में बताती है, ये हमको शेप और ज्योमेट्री के बारे में बताती है। सो ये थ्योरी आपको ये समझ में आनी चाहिए, शेप और ज्योमेट्री के बारे में बताती है। और एक पॉइंट याद रखना, नोट में आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ, देखो, ओवरऑल ज्योमेट्री एंड determined by सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, एलपी मतलब है लोन पेयर। तो ज्योमेट्री और शेप जो मॉलिक्यूल की बताता है, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ओवरऑल ज्योमेट्री और शेप जो मॉलिक्यूल की है वो कौन बताता है हमको, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर्स हमको बताते हैं कि ओवरऑल ज्योमेट्री क्या, ओवरऑल ज्योमेट्री के बारे में, और शेप उसकी क्या रहेगी उसके बारे में। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। पॉज करो, नोट करो जल्दी से इसको। देखो जैसे ये है ए, ये बी, ये भी बी, यहाँ पर लोन पेयर है। जैसे पहले मैं ये वाली कंडीशन आपको दिखा देता हूँ, ये लोन पेयर, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर पोजीशन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर पोजीशन। सो ये लोन पेयर पोजीशन है, लोन पेयर पोजीशन, ये बॉन्ड पेयर। आपको लग रहा होगा शेप ऐसी होगी, लेकिन शेप ऐसी नहीं होती, ड्यू टू लोन पेयर पोजीशन और बॉन्ड पेयर पोजीशन। लोन पेयर पोजीशन जो है वो बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होगा, ये वाला ज़्यादा होगा, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा ना हो करके ये ऐसे हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, बेंट, ये बेंट शेप का हो जाता है, ऐसे आपको दिखेगा ये
ऐसा आपको दिखेगा, इसे कहते हैं बेंट। दूसरा जैसे आप, ये है आपके पास पहला बॉन्ड जो होता है डेट इज योर सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड जो है डेट इज योर पाई बॉन्ड। यहाँ पर पहला बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ये दो जो हैं 2 पाई बॉन्ड है। दूसरा पाई बॉन्ड, ऐसा नहीं है कि तीसरा कुछ और डेल्टा बॉन्ड आ जाएगा ना, दूसरा भी पाई तीसरा भी पाई, ऐसे ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो दीज थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगला जैसे मैं इसे भी बना सकता हूँ, ये बी, ये भी यहाँ पर मैंने क्या बना दिया है, लोन पेयर। आपको लग रहा होगा इसका शेप जो है वो ऐसा होगा, लेकिन नहीं। एक तो यहाँ पर लग रहा है एलपी एलपी, लोन पेयर रिपल्शन, एक तो लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सो हो क्या रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, लोन पेयर, एक तो लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसमें से क्या होता है कि लोन पेयर रिपल्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर और उसके बाद बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो इस लोन पेयर और इस लोन पेयर के बीच में डिस्टेंस, ये थोड़ा इधर होगा, ये थोड़ा इधर होगा, एक सर्टन डिस्टेंस पे रहेगा, क्योंकि रिपल्शन होता है और सबसे ज़्यादा इसका ही होता है। और उसके बाद इस इन वालों का लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर। तो इसकी भी शेप आपको ऐसे नहीं दिखेगी, एक्चुअल शेप ऐसी है, ये बी, ये लोन पेयर यहाँ, ये लोन पेयर यहाँ, ऐसे आपको एक्चुअल में दिखेगा। सो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे SF2 होता है, SF2 ऐसे होता है। सो SF2 कैसा होता है, SF2 ऐसा होता है SF2 के अंदर, तो आपको SF2 के अंदर ऐसा दिखेगा। ये भी क्या है, ये भी बेंट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि रिपल्शन का ऑर्डर जो मैं ये बता रहा हूँ ना, कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये आपको कैसे समझ में आएगा। अब समझ में आएगा, देखना मैं ऑर्डर लिखा लेता हूँ यहाँ पर, पहले आपको अच्छे से समझना इसको। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, देखो लोन पेयर सबसे ज़्यादा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर। सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है हमारे पास लोन पेयर का, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, बॉन्ड पेयर का, यानी सबसे ज़्यादा लोन पेयर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर। ये रिपल्शन का ऑर्डर होता है। सो ये है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। सो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन को पॉज करो, नोट करो जल्दी से, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि फार्मूला आपको क्या लगाना है, उसी से सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, देखना। अब मैं इसको भी मिटा रहा हूँ ताकि जगह निकले। हम इस पर थ्योरी पढ़ रहे हैं इसी के अंदर, देखना। हाउ टू फाइंड ABNLM, ये आप कैसे निकालोगे। अब आप पूछ रहे हो कि ए क्या होता है। देखो ए क्या होता है, ए होता है हमारा सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ CA। बी होता है हमारे पास सराउंडिंग एटम। ये क्या है, सराउंडिंग एटम, ये है आपका बी। अब आपके पास क्या आता है, एल क्या है आपके पास, एल होता है आपके पास लोन पेयर। ये है आपका लोन पेयर। और एन क्या है, देखना, एन है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। एन जो है ये है आपका नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, एम है आपका नंबर ऑफ
लोन पेयर्स। सो सारी की सारी, जैसे ए है आपका सेंट्रल एटम, बी है आपका सराउंडिंग एटम, एन है कि सराउंडिंग एटम का नंबर कितना है, सराउंडिंग एटम का नंबर कितना है, या आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। सराउंडिंग एटम को आप लिख सकते हो यहाँ ऐसे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, एल है आपका लोन पेयर, और एल के नीचे जो है नंबर ऑफ लोन पेयर, एन जो है बी के नीचे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखना फार्मूला में आपको दिखाता हूँ कि आपको फार्मूला ये लगाना है। देखो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 8, अगर आपने फार्मूला लगा दिया, इसी से चीज़ें सॉल्व होंगी। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 8। तो इसके लिए पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। इसके लिए नोट लिखो, डू नॉट अप्लाई दिस formula on odd electron species। odd electron species जैसे ClO डॉट, मैंने आपको दिखाया था, ClO2 डॉट, ClO3 डॉट, CF3 डॉट, अच्छा CH3 डॉट, ये मैंने आपको दिखाया था। जब ये क्या होते हैं, बॉन्ड बनने के बाद इनके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। सब पे डॉट दे देना। यहाँ पर ये फार्मूला जो है ये आप ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ पे नहीं लगाओगे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो अगर हमारे पास ऐसा सवाल है तो हम कैसे निपटाएंगे। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा, वो मैं अलग आगे हम जो आगे मैं अगला लेक्चर जब पढ़ाऊँगा या आगे जो लेक्चर आने वाले होंगे उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। अभी आपको ये फार्मूला इन पे नहीं अप्लाई करना, ये समझ जाओ आप। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो पॉज करो, नोट करो जल्दी से इसको पहले। देखो इसमें कोशंट आएगा आपको। कोशंट आपको बताएगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, और रिमाइंडर, और जो भी रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर कितना होता है, जो भी आपका बचेगा। देखो आर क्या है, कोशंट, आर है रिमाइंडर। रिमाइंडर जो आपका बचेगा, रिमाइंडर बाई 2 जब आप करोगे तो नंबर ऑफ एलपी। क्यू क्या है, कोशंट रिमाइंडर। ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं यहाँ पर, तो 8 2 आर 16, तो जो 2 से ये कटा, 2 से 8 2 आर होता है 16, तो वो आ गया आपका कोशंट, मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 2 हैं। और अभी और बचा ना 2, अभी और बचा डिफरेंस, और 2 बचा, उस 2 को डिवाइडेड बाई 2, वो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर को डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो नंबर ऑफ लोन पेयर आ जाएगा। ये इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन इनका। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ABNLM। हाइब्रिडाइजेशन भी आपको निकालना होता है ना, ABNLM का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि असल में क्या होता है, देखो ये मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा। अभी आप पहले इतना ही समझ लो, पहले समझने के लिए, कि सेंट्रल एटम जो आपका होता है, सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल सेंट्रल एटम के कंबाइन हुए उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे एक S और 2P मिला, कंबाइन किया, तो एक S और 2P नट मिला करके 3, तो sp2 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 3 बनेंगे ऐसे। अभी मैं आपको ये आगे बताऊंगा, अभी आपको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन समझना है। N होता है यहाँ पर, देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, M क्या है, नंबर ऑफ
लोन पेयर्स। सो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करना है, तभी आपको निकलेगा। तो एक तो यहाँ से टाइप ऑफ यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन आसान है, देखना मैं आपको सिंपल हाइब्रिडाइजेशन। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर आपको काउंट करना है। देखो अगर 2 है तो sp, एक s और एक p, 2 है तो sp, 3 है, 3 अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का नंबर अगर 3 आ रहा है, या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ही 3 आ रहे हैं, या दोनों का मिला करके, देखो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर अगर आपको दोनों का मिला करके 2 आ रहा है तो sp, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड 2 आ रहा है तो भी sp। तो ऐसे करके आप देख सकते हो। 3 है तो एक s और एक p हुआ ना। अब एक s 2 p, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, अगर 4 आया तो sp3, ये 1 और 3 ये हो गए 4। 5 अगर आता तो p के 3 ही होते हैं, s का 1 होता है, 1 ही लिखा, p के 3 है 3 लिखे। पहले आता है s, फिर p, फिर d और फिर f। d क्या आएगा? sp 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2, 7 के लिए sp3d3। इतना आपको याद रखना है। 2 के लिए sp2, 3 के लिए 2 के लिए sp, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3, 5 के लिए। देखो यहाँ पर परसेंट एस्केलेटर सबसे ज़्यादा है, या मैंने आपको वहाँ पर भी पढ़ाया हुआ है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज आपको निकालना पड़ सकता है और हम निकालेंगे अभी इसको भी। तो इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन को, जल्दी से। अब आता है आपका टाइप ऑफ ABNLM। सवाल एंड पे करेंगे। टाइप ऑफ पहले मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाऊंगा कि सेंट्रल एटम के अराउंड सारे के सारे बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर कोई भी नहीं होगा। तो पहले नॉर्मल वाली स्पीशीज देखो, पहले मैं आपको सिर्फ लिख करके बताता हूँ। जैसे ये है AB2L0, AB3L0, AB4L0, AB5L0, AB6L0, AB7L0। तो एक सेंट्रल, 2 सराउंडिंग। तो यहाँ पर शेप आएगी। ये क्या है? ये है हमारा वो हाइब्रिडाइजेशन वाला टाइप ऑफ ABNLM। यहाँ पर हम शेप लिखेंगे, शेप ज्योमेट्री। 2L0 है, एक A है, सेंट्रल एटम बीच में आएगा A, सराउंडिंग एटम कितने हैं? 2, ऐसा आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर पहले सीधे लिख रहा हूँ, शेप बाद में हम बनाएंगे। पहले मैं आपको सिर्फ लिख करके बताता हूँ। ये होगा लीनियर। 3 है तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल तीन के लिए ट्राइगोनल प्लेनर, 4 के लिए टेट्राहेड्रल, यहाँ टी ऐसे भी आप लिख सकते हो, मैं ऐसे ही बाद में लिखूंगा टेट्राहेड्रल। 5 के लिए पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। 5 के लिए पेंटागोनल बाईपिरामिडल, 5 के लिए 5 के लिए ना ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल 6 के लिए
स्क्वायर बाई पिरामिडल, या 6 के लिए आप ओक्टाहीड्रल, 6 के लिए ओक्टाहीड्रल, 7 के लिए पेंटागोनल, बीपी मतलब बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल को हम ऐसे भी लिखते हैं। ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल, तो ये सारे के सारे आ गए आपके। 2 के लिए लीनियर, 3 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर, 4 के लिए टेट्राहेड्रल, 5 के लिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 6 के लिए स्क्वायर बाई पिरामिडल, 7 के लिए पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पॉज करो, नोट करो जल्दी से इसको। जैसे पहला AB2L0, AB2L0, सो ये कैसे बनेगा, शेप देखना इसकी। ऐसे होगी इसकी शेप, लीनियर, ये इसकी शेप है लीनियर AB2L0 की। तो इसमें क्या लोन पेयर कोई पॉसिबल है? पहली ही यार एक सेंट्रल है, 2 सराउंडिंग है। अगर मैंने इसको ख़त्म किया तो फ़ायदा ही नहीं है कुछ, कि AB1L1 कर दूं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ से लोन पेयर की स्टार्टिंग नहीं होगी। अब दूसरा वाला हम लेंगे, AB3L0। पहले नॉर्मल वाला ले रहा हूँ AB3, तो ये ऐसे होता है, सेंट्रल एटम ऐसे A और सराउंडिंग एटम ऐसे, ट्राइगोनल है ना, ऐसे करके आपको बनाना है, ऊपर 1 नीचे 2, ट्राइगोनल प्लेनर B। ये नॉर्मल वाला है। इसमें मैं यहाँ पर सारे केसेस भी आपको दिखा देता हूँ, देखना। इसके नीचे ही बना देता हूँ, इसके केसेस हम देख रहे हैं। ये ऐसे होता है A, ये है आपका ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसे। ये जो एंगल होता है, यहाँ पर जो एंगल थीटा है 120 डिग्री होता है, एंगल 120 डिग्री। यहाँ पर जो ये एंगल था 180 डिग्री। और हाइब्रिडाइजेशन जब sp बनता है ना, sp, उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सराउंडिंग एटम और लोन पेयर ही तो आप काउंट करते हो, उसमें हम ये काउंट नहीं करते सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम। तो sp जब आएगा मतलब सराउंडिंग एटम 2 है, एक s एक p है, तो लीनियर बनेगा। तो ऐसे करके यहाँ पर यहाँ पर केसेस पॉसिबल हैं, देखना। इसमें केस 1, अब इसी में AB3L0 में केस 1 कौन सा है कि AB2 कर दूं और एक यहाँ पर बढ़ा दूं, देखना। AB2 कर दिया, 3 था, B2 और L1 पॉसिबल है केस। यहाँ पर पहली कमी थी, 2 थे, अगर एक और काम कर देता फिर मॉलिक्यूल बनता ही नहीं। तो मॉलिक्यूल के लिए हम देख रहे हैं ना, हम मॉलिक्यूल के लिए देख रहे हैं, तो फिर बनेगा ही नहीं मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ऐसा सिस्टम है, देखना। AB2L1 में कैसा बनेगा, पहले सेंट्रल एटम लिख लो A, B2L1 है ना, तो ऐसे ऐसे, और यहाँ पर लोन पेयर 1 है। ये क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ये क्या है, यह है आपका, देखो वी शेप। यहाँ पर पॉसिबल देखो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो लोन सबसे ज़्यादा होता है लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। मतलब ये और ये और ये इसको ऐसे करेगा। तो ये एंगल जो पहले 120 था, 120 से घट जाएगा, एंगल जो है 120 से घट जाएगा। तो थीटा जो है लेस देन 120 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एंगल घट रहा है ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर पर। बॉन्ड पेयर भी लग रहा है, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज़्यादा होता है ना, तो ये एंगल घट जाएगा। सो ये
इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बेंट वी शेप, बेंट वी शेप, बेंट वी शेप। देखो इसी का ये है, बेंट वी शेप बन रहा है। क्या और इसमें पॉसिबल है? नहीं, इसमें एक ही केस पॉसिबल है, AB2L1। तो ये वाला भी हो गया। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब AB3L0 भी हो गया, इसके केसेस हो गए। AB3L0 का भी हो गया। अब AB4L0 का, AB4L0 का, AB4L0 टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल ऐसे होता है, देखो इसको अच्छे से देखना। एक ऐसे बनाओ, 3 ऐसे, ये है आपका टेट्राहेड्रल। सिंपल, 3 नीचे 1 ऊपर, ये आपको याद रखना पड़ेगा टेट्राहेड्रल। तो ये बी 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 बी, ये है आपका टेट्राहेड्रल। ये आपका टेट्राहेड्रल। इसमें जो एंगल होता है 109 डिग्री, 109.28 डिग्री कुछ होता है ऐसे एंगल। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें केसेस कितने पॉसिबल हैं? अब इसमें केस देखेंगे हम। इसमें केस 1, केस 1 इसमें क्या आ जाएगा, एक कम करेंगे तो AB3L1। ये थीटा जो है इस तरफ लिख लेता हूँ मैं, ताकि जगह निकले थोड़ा। ये वाला एंगल, सो 9.28, AB3L1। तो पहले ए बनाओ ऐसे, लोन पेयर यहाँ पर लगा दो, ऊपर लोन पेयर लगा दो। क्या दिख रहा है? देखो ट्राइगोनल पिरामिडल, 3 ऐसे और एक ऊपर। ट्राइगोनल प्लेनर क्या होता था? 3, यहाँ पर ट्राइगोनल और एक ऊपर लोन पे, ट्राइगोनल पिरामिडल। इसको हम बोलेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल। ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना होगा? थीटा, इसके और इसके बीच में, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर पोजीशन होगा और लोन पेयर बॉन्ड पेयर पोजीशन ज़्यादा होगा, तो थीटा एंगल घट जाएगा। तो इनके बीच में यहाँ पर आपको एंगल कितना दिखेगा? यहाँ पर जो आपको थीटा दिखेगा ना, वो दिखेगा आपको, पहले था 109.28, 109.28 से कम, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर पोजीशन हो रहा है। 109.28 डिग्री से कम हो जाएगा एंगल, तो ट्राइगोनल पिरामिडल। 3 और एक लोन पेयर, ट्राइगोनल पिरामिडल। अगला केस 2 आता है मेरे पास, AB2। अब AB2L2, एक केस ये भी पॉसिबल है, क्योंकि मिनिमम कंडीशन है आप लीनियर तक पहुंच जाओगे, लोन पेयर तक। लोन पेयर भी आप ले लो और बॉन्ड पेयर लीनियर तक पहुंच जाओगे। देखो यहाँ समझना, AB2L2 में, AB2L2 ऐसे होता है। L2, ये है आपका AB2L2। जैसे वाटर का होता है ना, OHH और 2 लोन पेयर ऐसे, तो ये हो गया आपका AB2L2। ये भी क्या है? देखो वी शेप, बेंट है,
बेंट मतलब थोड़ा सा ऐसे हो गया ना, होना ऐसे चाहिए था, लेकिन लोन पेयर रिपल्शन है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो इसको ऐसे कर देगा, एंगल और ज़्यादा घट जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 109.28 से और ज़्यादा, इससे भी कम हो जाएगा, क्योंकि पहले एक लोन पेयर कर रहा था, यहाँ पर दो लोन पेयर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कर रहे हैं, दो लोन पेयर, तो वो तो ज़्यादा करेंगे, तो एंगल इससे भी कम हो जाएगा यहाँ पर। सो इतने ही केसेस यहाँ पर पॉसिबल हैं। नॉर्मल ये है टेट्राहेड्रल, केस 1 इसमें ट्राइगोनल पिरामिडल, 3 है ना तो ट्राइगोनल, 3 के लिए ट्राइगोनल एक पिरामिड है पिरामिडल। ये देखो यहाँ पर 2, ये वी शेप हो गया ना, तो बेंट वी शेप का स्ट्रक्चर हो गया। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया हो AB4L0 के लिए। जैसे हमारा था ना AB2L1, AB2L1 कैसा था, जो हमने पीछे बनाया हुआ है AB2L1 ऐसे था, वो भी था ना ऐसी वी शेप, वो भी इसी था बेंट वी शेप। सो यहाँ पर पूछ सकता है आपको आइसो, जब बोलेगा ना आइसो मतलब होता है सेम। सो यहाँ पर देखो आइसो स्ट्रक्चरल विद AB2L1 के जैसा नहीं दिख रहा है आपको, ये आइसो मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, स्ट्रक्चर मतलब सेम स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर एक जैसा दिख रहा है, इसका और इसका भी बेंट वी शेप होता है, इसका भी बेंट वी शेप। सो आपको सवाल ऐसे भी आते हैं, आइसो स्ट्रक्चर बताओ, ये जो है ये आइसो स्ट्रक्चरल विद किसके साथ है, तो आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो आपको वहाँ से निकल जाएगा। तो ये वाला भी मैंने आपको दिखा दिया AB4L0। अब AB5L0 वाला है, AB5L0 कैसा होता है, देखो 2 3 सो हमारा AB5L0 ऐसे होता है, AB5L0 बनाना है, AB3L2 नहीं बनाना है, AB5L0 ऐसे, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे। तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये एक्सियल पोजीशन। इक्वेटोरियल 120 डिग्री होता है, एक्सियल 180 डिग्री। तो आपको ऐसे बी 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 और बी, ये है आपका स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं देखो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल 3 यहाँ, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि ट्राइगोनल उसमें ट्राइगोनल प्लेनर में 120 डिग्री होता था। यह है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये है AB5L0। अब इसमें केस देखेंगे हम, केस 1 इसमें आ जाएगा AB4L1। तो यहाँ पर आपको देखना है, देखो ये एंगल जो है 90 डिग्री का है, और ये एंगल जो है 120 डिग्री, ये एंगल जो है डेट इज़ योर 120 डिग्री एंगल, ये एंगल है 90 डिग्री। तो एंगल कम, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल, तो एंगल जब कम होगा, यहाँ पर ध्यान रखो, जैसे एंगल की अगर बात करी जाए, अभी मैं यहाँ पर इस एंगल को मैं आपको दिखाऊंगा। एंगल अगर कम है, एंगल कम है मतलब नज़दीक है, अगर मैं लोन पेयर यहाँ पर लगाता हूँ, देखो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अच्छे से समझो पहले। ऐसे होता था, ऐसे और ऐसे। अब मैं लोन पेयर, ये एक्सियल वाली पोजीशन है, इस पोजीशन को एक्सियल कहते हैं, एक्सियल
और इसको इक्वेटोरियल, क्योंकि ये 120 डिग्री है तो इक्वेटोरियल, इसे इक्वेटोरियल ई क्या उसे मैं आपको लिख ई क्या इक्वेटोरियल, ये जो है डेट इज एक्सियल। सो लोन पेयर क्या आप एक्सियल लगाओगे इक्वेटोरियल? और मैं एक्सियल लगाता हूँ तो एंगल कम, जैसे PCl5 होता है, PCl5 ऐसा होता है, देखना PCl5 इज लाइक दिस, PCl5 है यार, PCl5 ऐसे होता है PCl5, इसी स्ट्रक्चर है देखो PCl5 का, लेकिन ये 90 डिग्री है। इस पे सवाल आया हुआ है, मैं ये सवाल दिखा रहा हूँ आपको, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है AB5L0। तो ये एंगल कम, एक्सियल PCl और इक्वेटोरियल PCl की अगर बात करें, ये अलग से साइड पे कहीं लिखो या उसके नीचे ही लिखो आप PCl5 एग्जांपल इसकी डाल दो। देखो एक्सियल में थीटा कितना है, थीटा 90 डिग्री, यहाँ पर कितना है थीटा 120 डिग्री, एंगल कम है, एंगल क्या है थीटा कम है, तो रिपल्शन क्या होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा। एंगल जब कम होता है तो रिपल्शन ज़्यादा, क्योंकि एंगल कम मतलब नज़दीक है तो रिपल्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पर थीटा ज़्यादा है तो रिपल्शन कम होगा, सिंपल सी बात है, थीटा ज़्यादा, दूरियाँ ज़्यादा है तो रिपल्शन कम होगा। तो ये थ्योरी यही तो कहती थी कि हर मॉलिक्यूल चाहता है कि वो ऐसी शेप को एक्वायर करे जहाँ पर रिपल्शन मिनिमम हो। तो ये लोन पेयर हम उस जगह पर, यहाँ पर लोन पेयर कहीं भी आप नहीं लगाओगे, लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको लगाना है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर एंगल ये ज़्यादा है। यहाँ आप कह सकते हो कि इक्वेटोरियल पोजीशन यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, स्पेशियस है, मोर स्पेशियस, तो पहला लोन पेयर आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पर लगाना है ऐसे। बाकी B4 AB4L1, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये क्या था ट्राइगोनल, बाईपिरामिडल, बाईपिरामिडल आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्सियल AB इक्वेटोरियल AB में से, एक्सियल का एंगल 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल 120 डिग्री, थीटा कम तो रिपल्शन ज़्यादा, यहाँ पर थीटा ज़्यादा तो रिपल्शन, तो लोन पेयर कहाँ जाएगा जहाँ पर रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कहाँ कम होगा, इक्वेटोरियल। सो लोन पेयर मैंने यहाँ पर डाला है, तो शेप कैसी हो गई इसकी, के शेप, के की तरह नहीं दिख रहा है आपको, के शेप। यहाँ 4 के लिए आप क्या बोलते थे, टेट्राहेड्रल, लेकिन ये डिस्टॉर्ट है, वैसी शेप नहीं है ना, तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल इसकी शेप है। सो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ आप इसको देख सकते हो, देखो सीसॉ, सीसॉ जो आप बैठते हो, एक उस तरफ से बैठता है, एक इस तरफ से बैठता है, तो कभी ये नीचे कभी वो ऊपर, कभी ये नीचे कभी वो ऊपर, तो ऐसे होता है, तो सीसॉ, उसे सीसॉ भी हो जाएगा। 3 शेप्स यहाँ पर आपको दिख रही है, के शेप या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, सीसॉ आपको देखने को मिल सकता है। केस 2 क्या होगा,
AB3L2। अब मैंने क्या कर दिया, इसको कम कर दिया, इसको बढ़ाया, AB3L2 ऐसे AB3। यहाँ तो छेड़ना ही नहीं है, हमें इक्वेटोरियल को छेड़ना है। अब पहले एक था, अब दो है ना, तो ऐसे हम करेंगे, ये वाला इसको ऐसे ही रखेंगे, लोन पेयर, क्योंकि एंगल 120 डिग्री है, इस वजह से हम इसको यहाँ पर रख रहे हैं, बी। कैसा दिख रहा है आपको? टी शेप। एक्चुअली ऐसा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगा। ऐसा कहाँ दिखेगा, क्योंकि रिपल्शन भी तो होगा। यहाँ पर रिपल्शन होगा, ये भी होना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये टी शेप, ये एंगल 120 डिग्री है। इसकी शेप क्या है? टी शेप। ये टी शेप का, ये पेंटागोनल प्लेनर था, ये पेंटागोन, ये क्या है? के शेप, सीसॉ या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ये क्या हो गया? टी शेप। तो पॉज करो, नोट करो जल्दी से, इसको मिटाओ, इसको आप ये भी लिख सकते। देखो बेंट हो गया ना, थोड़ा सा बेंट हो गया, होना तो ऐसे चाहिए था, लोन पेयर रिपल्शन, यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ऐसा होता है। तो इसको आप लिख सकते हो बेंट टी शेप। मिटा रहा हूँ मैं इसको। अब इसमें देखो, हमें लीनियर तक पहुँचना है, अभी 3 है, अभी हमें AB2L3 करना है। एक केस और इसमें, केस 3 AB3L2, AB3 नहीं, AB2L3 है अब लास्ट, AB2L3। ऐसे रहेगा, इनको छेड़ना ही नहीं, एक्सियल को छेड़ना नहीं है। यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, लोन पेयर डाल दिया, 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। तो 120 डिग्री के, तो ये किसी शेप आ गई 180 डिग्री। एंगल थीटा कितना आ गया? 180 डिग्री। तो ये लीनियर बन गया वापस से। तो आइसोस्ट्रक्चरल यहाँ पर भी ऐसे आ सकता है कि इट इज़ आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल विद किसके साथ, किसके जैसा हो जाएगा? ये AB2L0 जो हमने स्टार्टिंग में किया था, क्योंकि AB2L0 भी तो लीनियर होता है, चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे आप ऐसे बनाओ, तो लीनियर ही तो है। ये शेप, ये सो ये लास्ट इसका केस था AB5 वाले का। अब हम देखेंगे AB6L0। अब आता है हमारे पास AB6L0। AB6L0 देखना कैसे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपको बनाना है। दो ऐसे और 2 ऊपर। ये स्क्वायर शेप नहीं दिख रहा है? स्क्वायर और बाई पिरामिडल। ये 90 डिग्री है। ये वाला 180 डिग्री है। तो ये भी आपको समझ में आएगा। तो वो देखना ट्राइगोनल, वो जो पेंटागोनल वाला था ना, पेंटागोनल AB5L0 वाला, वहाँ पर पहला लोन पेयर कहाँ जाता था? इक्वेटोरियल पोजीशन पर, कहीं पर भी नहीं। वैसे ही यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लोन पेयर कहाँ जाएगा। वैसे उतनी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी, मैं आपको समझाऊंगा उसका भी। तो ये हो गया, ये होता है, देखो स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर BP में लिख रहा हूँ बाई पिरामिडल शेप, स्क्वायर बाई पिरामिडल।
यहाँ पे इसको 2 2 4 2 6 ऑक्टाहेड्रल भी लिख सकते हो, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ये हो गया नॉर्मल वाला। अभी इसमें केस देखेंगे हम। केस 1 इसमें क्या है कि AB5L0, AB5L1, AB5L1, ऐसे होता था ये। अब आप सोच रहे होगे कि लोन पेयर में लगाऊं कहाँ पर, क्या मैं लोन पेयर यहाँ लगाऊं कि यहाँ लगाऊं? कहीं पर भी लगाओ, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखो लोन पेयर आप जहाँ लगाओगे ना, जैसे ही आपने किसी भी जगह पर यहाँ पर लोन पेयर लगाया, अगला उसके अपोजिट लगाना है, हमेशा उसके अपोजिट लगाना है, तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर मैंने देखो लोन पेयर में मान लो आप बोलोगे नहीं यहाँ लगाओ, अगर मैं यहाँ लगाता हूँ लोन पेयर, पहला लोन पेयर आप कहीं पर भी लगाओ चलेगा, लेकिन जब ये 2 लोन पेयर की जगह आएगा ना, तो आप यहाँ नहीं लगा सकते, इसके अपोजिट ही लगाना पड़ेगा ऐसे। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया हो। केस 1 इसके यहाँ पर मैं नोट भी लिखा लेता हूँ आपको, ओपी पॉइंट या CSL करके लिख लो। इस पॉइंट से आपको याद रहेगा कि आपको लोन पेयर कहाँ ले जाना है। फर्स्ट लोन पेयर कहीं पर भी, कहीं भी, लेकिन सेकंड ऑलवेज अपोजिट टू पहले वाले के ऊपर। पहला जहां पर भी आपने लगाया, दूसरा उसके अपोजिट। ये आप याद रखोगे, आपको समझ में आएगा। जैसे नॉर्मल ऐसे था, मैंने यहां पर लगा लिया पहला लोन पेयर, स्क्वायर तो भर रहा है ना अभी भी। स्क्वायर देखो, स्क्वायर और एक पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर पिरामिडल की शेप है। देखो पहला लोन पेयर मैंने यहाँ पर लगाया, अब देखना दूसरा लोन पेयर केस 2, AB4L2। अब AB4L2 है, पहला लोन पेयर अगर मैंने यहाँ पर लगाया था, कहीं पर भी आप लगा सकते हो, लेकिन दूसरा लोन पेयर मुझे अपोजिट ही लगाना पड़ेगा। देखो फर्स्ट लोन पेयर कहीं भी, लेकिन सेकंड ऑलवेज अपोजिट टू पहले वाला। यहाँ पर अगर आपने पहले वाला लगाया तो दूसरा इसके अपोजिट, क्योंकि 180 डिग्री पर आपको रखना है। अगला लोन पेयर ऑलवेज 180 डिग्री पर रहेगा। तो अब क्या दिख रहा है आपको, ये दिमाग लगाओ, बताओ क्या होगा ये। AB4L2, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, स्क्वायर ही तो बचा है, तो लिखो स्क्वायर प्लेनर। ये आपका ए से हो जाता है। दूसरा केस, पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। AB7L0 अगला लास्ट, अब ये लास्ट वाला AB7L0, ए यहाँ 3 यहाँ बनाओ ऐसे, ऐसे बनाओ, 3 यहाँ 2 यहाँ ऐसे। देखो पेंटागोनल बाइपिरामिडल,
पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, 3 2 5 पेंटागोनल और 2 ऐसे पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें केस 1 AB6L1 लोन पेयर कहाँ जाएगा देखो, यहाँ पर लोन पेयर डाल दिया, क्या दिख रहा है आपको, पेंटागोनल, पहले तो 3 2 5 पेंटागोनल और एक पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल, ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपका। यहाँ देखो, इसको लिखने का एक और तरीका है, और 6 है ना, देखो 6 के लिए आप ऐसे बना सकते हो जो मैंने आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखाया था AB6L0 के लिए ऐसे, लेकिन लोन पेयर फिर आपको यहाँ लगाना है। तो आपको कहाँ से कैसे पूछता है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। एक तो ऐसा वाला पेंटागोनल पिरामिडल, इसे बोलते हैं कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, छः है ना, तो कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। सो आपको ये भी समझ में आना चाहिए। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल तो 6 ऐसे होता है, लोन पेयर नहीं होता, तो लोन पेयर यहाँ पर घूमेगा ना इधर 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 उधर, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये भी आप कह सकते हो, क्योंकि एक तो कैप्ड है, देखो कैप जैसी है, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड, 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल, एक लोन पेयर आ गया तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। AB6L1, अब आता है AB5L2, केस 2 AB5L2, देखो कैसे दिखेगा, पहले नॉर्मल बनाओ जैसा बनाना, पहले इक्वेटोरियल वाले बनाओ ऐसे, फिर यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर, ये क्या था, क्या दिख रहा है आपको, तो है पेंटागोनल प्लेनर आप लिखोगे, थीटा यहाँ पर होता है 72 डिग्री। ये टोटल आपके मैंने सभी के सभी बना दिए। अब हम सवाल सॉल्व करेंगे, पॉज करो, नोट करो जल्दी से इसको। सो जैसे PCl5 है, मैंने आपको फार्मूला लिखा था टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पीछे वो फार्मूला अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 8। फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन ना P ऐसे सबके बीच नाइट्रोजन का होता है NH2NP3, इसका भी NH2NP3, लेकिन वो 2s2 2p3 है, 3s2 3p3, वैलेंस शेल के NH2NP3 5 होंगे इसके, 5 प्लस क्लोरीन कितने हैं, 5 हैं, एक क्लोरीन में कितने होते हैं, NH2NP5 होता है, NH2NP में कितने होते हैं, P में 5 होते हैं, 6 नहीं होते, क्योंकि वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। NH2NP5 होता है, तो नेट 7 हो गए। कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन में 7 होते हैं, तो कितने हैं टोटल, 5 हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो, डिवाइडेड बाई 8, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 8, 7 5000 कितना होता है, 35, 35 प्लस 5, 35 प्लस 5/2, ये कितना हो जाएगा आपका,
ये हो जाएगा आपका 40/8। 8 5 जार 40 होता है। ये होगा आपका कोशंट, और कोशंट होता है आपका n, ABNLM का n होता है ये। रिमाइंडर कितना है 0, वो होता है आपका m। ऐसे लिख सकते हो, मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। रिमाइंडर कुछ नहीं है ना, सीधे 8 5 जार 40। रिमाइंडर आपको m बताता है। तो ABNLM होता है ना, तो AB5L लोन पेयर कितने हैं 0, क्योंकि m होता है नंबर ऑफ लोन पेयर। AB5L 0। और हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको 5 के लिए बताया था। 5 के लिए कितना होता है 1s। 5 के लिए कितना होगा, 5 के लिए 1s P3, 3 1 4 1 D, ये होगा हाइब्रिडाइजेशन। वैसे ही आपको इसका निकालना है, बस अब तेज़ी से हम करेंगे। सल्फर कितना होता है ऑक्सीजन फैमिली से, NH2NP4, तो ये हो जाएगा 6 प्लस ये 7, क्योंकि इसी हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। 7 मल्टीप्लाई कितने हैं 6 डिवाइडेड बाई 8, ये कितना होता है 6 6 जार होता है 36, 6 7 जार 42। 6 प्लस 42 कितना होगा डिवाइडेड बाई 8, ये होगा 48 डिवाइडेड बाई 8। 8 5 जार 40, 8 6 जार 6 से कट जाएगा, ये आ जाएगा कोशेंट यानी n आपका। रिमाइंडर अभी भी 0, तो 6 आ रहा, तो AB6, क्योंकि ABNLM होता है ना, तो AB6L0। 6 के लिए SP3, 3 1 4 D हो गया 5 D2, SP3D2। अब SO3 के लिए सल्फर कितना होता है NH2NP4, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली से ही तो बिलोंग करता है। 6 प्लस 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8, ये होगा 6 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 8, 18 6 होता है 24, 24 बाई 8, 8 3 24, 8 दूनी 16, 3 24। ये हो गया आपका कोशेंट यानी n, 0 हो गया आपका रिमाइंडर यानी m। तो ये हो जाएगा हमारा AB3L0। AB3L0 मतलब sp2। sp2 मतलब 3 के लिए हम क्या बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ये क्या था AB6L0, 6 के लिए ओक्टाहेड्रल। क्योंकि मैं सारी चीज़ें आसानी से निकाल पा रहा हूँ। 5 के लिए क्या बोलते थे हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल TBP। तो निकल गया, पॉज करो नोट करो जल्दी से इसको। बोरोन कितना होता है NH2NP1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 3 प्लस 1 का 7 कितने हैं 4, 7 इंटू 4। जो माइनस है ना, जितना माइनस है उतना यहाँ पर प्लस कर दो। तभी मैंने ये वाला हर वैरायटी का सवाल मैंने ले लिया है, माइनस है उतना यहाँ पर प्लस कर दो। डिवाइडेड बाई 8, देखो ये आ जाएगा 3 प्लस 7 4 जार, 7 4 जार कितना होता है 7 2 जार 14, 7 4 जार 28 होता है। 28 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8, ये कितना हो जाएगा 28 3 होता है 31 32 डिवाइडेड बाई 8। 8 4 जार होता है, तो ये हो जाएगा आपका कोशेंट यानी n। रिमाइंडर 0, रिमाइंडर अभी भी 0 है, तो ये बनेगा AB4L0। 4 के लिए टेट्राहेड्रल, मैंने लिखाया हुआ है टेट्राहेड्रल।
वो अब मुझे याद हो गया है, तो मुझे अब पता है कि स्ट्रक्चर किस में। 4 के लिए सीधे टेट्राहेड्रल, 4 के लिए टेट्राहेड्रल, और 4 है ना तो एक S ले लो, 3 P ले लेंगे, 3 और एक 4, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन में नंबर ऑफ सेंट्रल एटम काउंट ही नहीं होता। मैंने आपको लिखा है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड तो यही हुए ना नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, और लोन पेयर है ही नहीं कुछ, तो बस sp3 ये आ जाएगा। मैंने सब कुछ लिख दिया है यहाँ पर। SF2 के अंदर सल्फर होता है NH2NP4, तो 6 + 7 × 2 8 करेंगे, 7 2 14, 14 + 6 कितना होता है 20, 20/8, 8 दूनी 16। देखो 2 से ये डायरेक्ट कट नहीं रहा है इससे, तो ये कोशेंट आ गया आपका, कोशेंट यानी n। अभी 4 बच रहा है, 4 बच रहा है ना, रिमाइंडर कितना बचा 4, तो हमें क्या करना होता था, रिमाइंडर बाय 2। ये क्या है रिमाइंडर, लेकिन लोन पेयर ये नहीं देगा। रिमाइंडर को डिवाइडेड बाय 2 जब हम करते हैं तब LP आता है, तब हमारे पास M आएगा। तो रिमाइंडर 4 आ गया, तो 4/2, 4/2 कितना होगा 2, तो 2 * 4 होता है, तो 2 लोन पेयर हो गए यानी M। तो यहाँ पर हमें लिखूँगा AB, पहले M लिखा जाता है, AB4, फिर L और M, 2 लोन पेयर। देखो यहाँ पर 2 लोन पेयर, क्योंकि रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 2 करना है। रिमाइंडर 4 है, 4/2 2 लोन पेयर, और 4 और 2, ये नहीं आपको दिख रहा है 1 2 3 4, और ऐसे स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, और 4 और 2 6, 6 के लिए sp3 4 आ गया, d2 3 4 5 6, sp3 d2, काम खत्म। XeO3 का लिखो, जीनॉन कितना होता है NH2NP6, ये सीधे 8 होगा। बार बार 2 लिख रहा हूँ यार, 8, 3 कोशेंट, 24। अभी रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, 2/2 कितना होगा, 2/2 कितना होगा 1। तो 1 लोन पेयर, तो इसको हम क्या लिखेंगे AB3L1, AB3L1 आ जाएगा इसका। और 3L1 के लिए टेट्राहेड्रल में ही 3 हम लिखते थे नीचे, एक ऊपर, इसी तो लिखते थे। ट्राइगोनल पिरामिडल, TB, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, इसका ट्राइगोनल पिरामिडल आएगा। आयोडीन किस में आता है, हेलोजेंस में आयोडीन आता है, NH2NP5 होता है, तो 7 इसके आ गए। टोटल कितने हैं 7 × 3, प्लस है ना, जितना प्लस यहाँ पर है, जैसे माइनस जितना होता था उतना हम ऐड करते थे, यहाँ पर प्लस है उतना आपको माइनस करना है, डिवाइडेड बाय 8। 7 2 14, 7 3 21, तो ये हो जाएगा 21। 21 में से 1 निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 8। 21 में से 1 निकालोगे कितना होगा 20, 20/8 कितना होता है 8 दूनी 16, 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका कोशेंट यानी n। और फिर कितना बच रहा है 4 बच रहा है, तो 4 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका m। तो ये क्या बनेगा AB2 4, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारे पास 2 कितना आ गया m।
तो Ab2L2 आ जाएगा। Ab2L2 कैसा होता है? 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? 4 के लिए sp3 टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल नॉर्मल होता था, लेकिन Ab2L2 है, Ab2L2 है तो बेंट आ जाएगा, बेंट वी शेप, बेंट वी शेप आप लिख सकते हो, बेंट वी शेप। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आता है PCl4+। फॉस्फोरस कितना किसमें होता है? नाइट्रोजन वाली फैमिली में होता है, NH2NP3। NH2NP3 कितना होता है? 5 प्लस क्लोरीन हेलोजन में है 7, कितने हैं टोटल? क्लोरीन कितने हैं टोटल? क्लोरीन टोटल 4 हैं, तो 7 × 4 करेंगे, 7 × 4 करेंगे हम। जितना पॉजिटिव उतना माइनस करना है आपको, डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से 5 प्लस 7 4 ज़र कितना होता है? 28, 28 में से माइनस 1 करो, 27, 27 डिवाइडेड बाई 8, 27 प्लस 5 कितना होता है? 32, 32/8, 32/8, और 8 4 ज़र होता है। अब हमारे पास 32, 4 आ गया मेरे पास कोशेंट यानी n, रिमाइंडर आ गया 0 यानी m। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? Ab4L0। 4 के लिए हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल, 4 के लिए टेट्राहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन अगर देखा जाए तो एक S4 है टोटल, एक S3P, sp3। सो ये हमारे पास क्या हो गया? सो ये हमारे पास आज की विस्पर थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप कोई किसी भी तरीके का सवाल आप सॉल्व कर सकते हो, PYQ सारे के सारे आप लगा सकते हो। तो विस्पर थ्योरी के जितने भी सवाल हैं आपसे आसानी से बन जाएंगे। इसको अच्छे से समझना, जो मैंने आपको पढ़ाया इसको अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार और देखो। तो अब जो हमारे पास कल की क्लास होने वाली है, जो अभी अगली क्लास होगी मेरी, तो उसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? डायरेक्ट ट्रिक्स। हाइड्रोजन के लिए कौन सी ट्रिक लगती है, हेलोजन के लिए कौन सी ट्रिक लगती है, डायरेक्ट ट्रिक्स से मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बता दूंगा। तो विस्पर थ्योरी की वो भी एक इंपॉर्टेंट क्लास है, उसमें सिर्फ ट्रिक्स की बात हम करेंगे, और एक टेबल मैं वहाँ पर बनाऊंगा, उससे विस्पर थ्योरी के सारे सवाल आपके बन जाएंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।